अरे हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो रेज ऑप्टिक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस। रे ऑप्टिक्स का दमदार और धुएंधार टॉपिक होने वाला है, रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस। ओके, तो रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, थ्रू कैसा कर्व सरफेस। कर्व अगर सरफेस है तो उससे अगर रिफ्रैक्शन होगा तो उसमें क्या फार्मूला बनेगा, क्या कंटेंट आपको मिलेंगे, उससे रिलेटेड आज हम क्रिस्टल क्लियर करने जा रहा हूँ। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं इससे फार्मूला डिराइव करूँगा और फार्मूले में जो जो कंटेंट मिल रहा है उसको आपको थोड़ा एनालिसिस करना है, सो दैट कि अगर फार्मूला डेरिवेशन आपको मालूम है और डेरिवेशन का आपको मैकेनिज्म, ओके, फार्मूले का आपका मैकेनिज्म मालूम है तो आपको फार्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है, आपको माइंड में ऐसे याद रहेगा। नहीं याद रहेगा तो कोई पूछेगा तो कहोगे कि रिवाइज करके बता रहा हो, तो ये नहीं करना है, हमको कंसेप्ट क्लियर करना है। ओके, सो एक बार डेरिवेशन इसका कर ही लेते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सो इस वीडियो में बेसिकली मैं इस फार्मूले को ही डिराइव करूँगा और उससे रिजल्ट जो आएगा उसी पे थोड़ा फोकस करना है। ओके, सो रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस। तो सरफेस है कर्व, सरफेस है कर्व, तो कर्व सरफेस बना लिया जाए, ऐसा कोई कर्व सरफेस ऐसा बना लिया, ऐसा कोई। ए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए जो सरफेस है उसके लेफ्ट साइड में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और उसके राइट में μ2 है। ओके, ये आपके मीडियम दे दिए हैं और क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया कि μ2 ग्रेटर देन μ1, μ2 ग्रेटर देन μ1, कुछ भी हो सकता है, अभी कंसीडर करो। सो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो सरफेस से, ओके, सरफेस से ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को आपको यू ही तो बोलते हो, तो यू मैं दिखा दिया यहाँ पर, यू, ठीक है ना। अब यहाँ से रेज निकलेगा, रेज कहाँ से निकलता है बेटा, ऑब्जेक्ट से, तो क्या करेंगे उसके बाद मुझे क्या करना होता है, नॉर्मल ड्रा करना होता है, और नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। और अब ये जो रेज है और एरर से डेंसर में जा रहा है, इसका मतलब नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगा, तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कराने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे जा रहा है, नॉर्मल इधर है, तो इसका मतलब कहीं यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो रेज जाके यहाँ पे मिट गया, तो यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा। तो इमेज और सरफेस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वी। ये भी क्लियर होगा, ये सब हम लोग मिरर में थोड़ा पढ़े हैं तो ये सब तो मालूम ही होगा। और सेंटर और सरफेस के बीच के जो डिस्टेंस होगा वही होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको लेट कर लिया P, इसको लेट कर लिया M, इसको लेट कर लिया O, ठीक है ना। अब इसी में आपको डेरिवेशन करना है, आपका रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस का एक फार्मूला पड़े हुए वही डिराइव करना है। चलो इसने ला यूज करते हैं। पहले जो इंसिडेंट एंगल है, जो नॉर्मल से एंगल बनाया I, ओके, I हो गया, और रिफ्रैक्टेड एंगल ये अपना R हो गया। ध्यान देना, इसे मैं R लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ बेटा, R। इसको लेट कर लिया अल्फा, इसको लेट कर लिया बीटा, इसको लेट कर लिया गामा। सही है इतना, बोलो यस या नो। चलो अब आपका, अच्छा, ये जो डेरिवेशन है ये पैरेलल टू मिरर फार्मूला के है, इसका मिरर फार्मूला का डेरिवेशन देखना है, इसी के पैरेलल है, तो एक फार्मूला आप डिराइव करो, दूसरे को पैरेलल में उसका काम चलाओ। ओके, तो वही मैं काम चला रहा हूँ यहाँ पे। सब नोटिस मैं कर दिया हूँ क्या क्या यहाँ पे कैसे है। यू आप समझ रहे हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस, और वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सरफेस, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर तांदा में, यही सब है। अब चलो इसमें अगर स्नेल लॉ यूज किया जाए इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे स्नेल लॉ, तो क्या लिखोगे आप, बोलो, एट पॉइंट पी पर स्नेल लॉ मैं यूज कर रहा हूँ, स्नेल्स लॉ। ओके, स्नेल लॉ यूज करो, बोलो क्या लिखोगे, म्यू, तो म्यू क्या है अपना, μ1 है कि नहीं, बोलो, इनटू साइन आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, μ2, जिस मीडियम में गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनटू साइन आर, बोलो यस या नो, ये मिल गया। अच्छा, अब एंगल ये सब तामझाम बहुत छोटे होते हैं, छोटा बहुत एंगल हैं, ये सब एंगल क्या है, आई आर, ये सब एंगल क्या है, बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल है। वेरी जब स्मॉल हो उस केस में क्या करते हो, साइन आई को आप आई भी लिख सकते हो, साइन आई को आई और साइन आर को आर, इतना लिखना है बेटा। चलो इसमें लिख देते हैं, बोलो क्या होगा, μ1 इंटू आई इक्वल टू μ2 इंटू आर, इतना होगा कि नहीं। अच्छा, अब इतना रिजल्ट मिल गया। अब इसके बाद ज्योमेट्री से आपको रिलेशन बनाना है अल्फा बीटा गामा में। बी केयरफुल, ये गामा है, गामा ऐसा बनाना है कि पता चले, नहीं था आर और गामा में अता पता सब लापता हो सकता है बेटा, ठीक है ना। चलो अब रिलेशन बनाना है इसी में।
ये जो आई और आर है उसको अल्फा बीटा गामा में तोड़ना है। ओके, तोड़ने का मतलब है हथौड़ी लेके मत तोड़ने लगना, ठीक है ना। अब देखो क्या है, अल्फा और बीटा और आई। देखो ये ट्रायंगल कौन सा, समझना ध्यान से, पीओसी में जो आई एंगल हो एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो ट्रायंगल के इंटीरियर और अपोजिट एंगल के क्या होता है, सम के इक्वल होता है। इतना मालूम है आपको, तो इतना प्रॉपर्टी यूज करते हैं। आई क्या है, इसके बाहर है, आई इसके बाहर है, इस ट्रायंगल में मैं बात कर रहा हूँ। तो आई इक्वल टू क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा। इंटीरियर एंगल क्या है, अपोजिट इंटीरियर एंगल की इक्वल होता है, तो अपोजिट में आ रहा है ना अल्फा बीटा, ये दोनों की इक्वल हो जाएगा। एक तो यहाँ से रिजल्ट लिख लिया, आई को मैंने ब्रेक कर दिया किसमें, अल्फा और बीटा में। अच्छा चलो अब इसमें भी एक रिलेशन देखते हैं, समझना ध्यान से। एक इस ट्रायंगल में यूज किया हूँ, लिखना हो तो लिख लो, ओ पी एम में, ओ पी ट्रायंगल कौन सा, ओ पी एम में। अच्छा ये अगर ट्रायंगल मैं देखूँ कौन सा, सी पी आई में, सी पी आई में कौन एक्सटीरियर एंगल हो रहा है, बीटा। तो बीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो क्या लिखोगे, आर प्लस गामा, आर प्लस गामा। कौन सा ट्रायंगल बेटा, ये लिख सकते हो ट्रायंगल सी पी आई में, अपना लिख लो बस। अब इसी में ब्रेक करना है। चलो यहाँ से आर का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, बीटा अपान में गामा, आई का वैल्यू और आर का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो बोलो क्या बन जाएगा, आई म्यू वन इंटू आई, आई का वैल्यू मिल चुका है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू म्यू टू इंटू आर, आर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। इतना मिला कि नहीं। अब चलो यही सॉल्व करना है। एंगल इक्वल टू आपको मालूम है आर्क अपान रेडियस, वो वाला कंसेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ। अब 20 साइन के साथ हम लोग को रिजल्ट लिखना है, 20 साइन के साथ, यहीं पे इंपॉर्टेंट है बेटा। अल्फा क्या है, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। तो ये सब बहुत एंगल स्मॉल है, तो ये भी अपना आर की तरह ही समझो, ठीक है ना। ये सब एंगल ये सब बहुत स्मॉल होंगे, तो इसको आर की ही समझो, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पीएम आर, अपने आप में पीएम क्या हो जाएगा, पीएम को आर की तरह दिखाओ। अपान में क्या लिखोगे, अपान में ओ एम, 20 अपान में रेडियस ऐसा समझ लो या बेस ऐसे समझो। रेडियस क्या लिखते हो, आर्क अपान रेडियस, तो रेडियस अपने आप में ये हो गया ओ एम, 20 साइन के साथ, तो माइनस क्या आ जाएगा यू, क्योंकि जो सरफेस है उसके लेफ्ट साइड में है। आपको मालूम है इधर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और इधर निगेटिव है, साइन कन्वेंशन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलो बीटा के लिए लिखते हैं, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क अपान रेडियस, तो आर्क इसके लिए क्या हो जाएगा, पीएम अपान में क्या लिखोगे, रेडियस पॉजिटिव या निगेटिव, तो ये हो गया अपना पॉजिटिव, सही है। देखते रहो। चलो म्यू टू को एच लिखो, म्यू टू इंटू बीटा इक्वल टू क्या आएगा अपना, पीएम अपान में क्या लिखेंगे, आर्क रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव ही है, क्योंकि बिकॉज किस साइड में है, राइट साइड में, माइनस गामा यहाँ पे आ रहा है, गामा इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, तो आर्क अपान पीएम ही है अपान। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो बन रहा है वी बन रहा है, तो वी क्या लिखेंगे, प्लस या माइनस, प्लस लिखेंगे बिकॉज सरफेस के राइट साइड में है। तो पीएम सब गया भैया, पीएम सब कैंसिल आउट हो रहा है, पीएम गए, पीएम बने और पीएम चले भी। तो चलो इसके आगे देखते हैं क्या क्या बना बेटा, जो बचा हुआ है उसे लिख लो। तो म्यू वन बना, म्यू वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस यू आ गया, और प्लस में क्या आएगा, म्यू वन अपान में आर इक्वल टू, बोलो इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, म्यू टू अपान में आर, और माइनस क्या आ गया, माइनस में आ रहा है म्यू टू बाई वी। चेक करें इतना आ रहा है कि नहीं, चेक करो एक बार। चलो इसको इधर लेके आ रहा हूँ तो क्या बनेगा, म्यू टू बाई वी, और ये ऑलरेडी माइनस में है, म्यू वन अपान में यू इक्वल टू, ये वाला पोर्शन इधर गया, उसमें से 1/r कॉमन ले रहा हूँ, तो म्यू टू माइनस म्यू वन। चेक करो इतना बनेगा कि नहीं, अपान में क्या लिख देंगे, आर। तो ये अपना फाइनल रिजल्ट आ चुका है, रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस। अगर कर्व सरफेस दिया है उसके वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये रिजल्ट आपके सामने होना चाहिए। बी केयरफुल, म्यू टू कौन सा लेना है, अब 1 और 2 समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जिस मीडियम में रेस जा रहा है, जा यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, जहाँ से आ रहा है वो म्यू वन है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, समझ में आ गया। तो जिस मीडियम में रेस जा रहा है उसका रहेगा, और जिस मीडियम से आ रहा है उसके लिए म्यू वन होगा। अब कहीं ऐसा दिया हो, मान लो 2-3 मीडियम दिया है, कन्फ्यूजन है आपको,
तो देखो कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, बस यही आपको समझना है। और 20 साइन के साथ ये जो रिजल्ट लिखना है विथ साइन, 20 साइन के साथ रिजल्ट लिखना है। ओके, जो भी v और u और r को आप प्लेस करोगे वो 20 साइन कन्वेंशन के साथ। अच्छा, ये आ गया अपना ये आ गया आपका रिफ्रैक्शन का फार्मूला। अच्छा, जब रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज भी बनेगा, इमेज बनेगा तो उसका मैग्नीफिकेशन भी होगा, बनेगा ना, मैग्नीफिकेशन होगा कि इमेज क्या हो रहा है, इलार्ज हो रहा है कि डिमिनिश हो रहा है, सब बनेगा। तो इसका मतलब मैग्नीफिकेशन भी इसमें डिस्कस करना है। ओके, समझना जानते हैं। अच्छा, मैग्नीफिकेशन मिरर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2 मैग्नीफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सियल और नॉर्मल मैग्नीफिकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं मैग्नीफिकेशन निकालने जा रहा हूँ। मैग्नीफिकेशन कैसे निकाल रहा हूँ समझना ध्यान से। पहले निकाल रहा हूँ कौन सा मैग्नीफिकेशन, नॉर्मल मैग्नीफिकेशन। तो नॉर्मल मैग्नीफिकेशन निकाल रहा हूँ, नॉर्मल मैग्नीफिकेशन। तो देखते हैं नॉर्मल मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो नॉर्मल मैग्नीफिकेशन आपको मालूम है, मिरर फार्मूला जो था 1/v + 1/u = 1/f। इसके मैग्नीफिकेशन में फार्मूला था -v/u, यही था। तो क्या करते हैं, ये जो रिजल्ट है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और कन्वर्ट करके ये वाला फार्मूला यूज कर दो। तो इस फार्मूले को अगर कन्वर्ट करूं फॉर द नॉर्मल मैग्नीफिकेशन के लिए, आपको मुझे नॉर्मल मैग्नीफिकेशन चाहिए, तो इसको देखो समझना ध्यान से कैसे लिख रहा हूँ, 1/, बना रहा हूँ। इस रिजल्ट को ए नॉर्मल मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा देखना, v/, μ2, और इधर क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस ही बना रहा हूँ। 1/, में क्या लिखेंगे, u/, μ1 और माइनस के साथ = 1/f। देखो चेक करो, इसी के पहला रिजल्ट आ गया। अब मैग्नीफिकेशन लिख देते हैं। तो कौन सा मैग्नीफिकेशन है, नॉर्मल, कैपिटल M लिख दे रहा हूँ, कैपिटल M और नॉर्मल, यही मैग्नीफिकेशन चल रहा है। ओके, यही मैग्नीफिकेशन चल रहा है। तो क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या था उसका, -v/u था, एक इसके लिए मिरर वाले में। तो ऐसे इसमें भी रखते हैं, साइन के साथ आपको रखना है, जो भी रिजल्ट है आपको साइन के साथ। v के प्लेस पे क्या हो गया अपना, ये पूरा है v है, तो रखो इसको, कितना आएगा ये माइनस, तो फार्मूले में v/, μ2 में क्या लिखेंगे, u का वैल्यू -u/, μ1। चेक करो इतना आएगा कि नहीं। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो सिंप्लीफाई करने पे नॉर्मल मैग्नीफिकेशन आ चुका है, μ1 ऊपर गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो गया μ1/, μ2 × v/u। तो ये अपना नॉर्मल मैग्नीफिकेशन आ चुका है बेटा। ओके, तो μ1/, μ2 × v/u। तो इसको ऐसे याद करना, जो मिरर का आप फॉर्मूला पढ़े हो उसमें μ1/, μ2 से मल्टीप्लाई कर देना है, μ1/, μ2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब बेटा दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक्सियल मैग्नीफिकेशन। तो एक्सियल मैग्नीफिकेशन कब होता है, जब जो भी आपका सरफेस है या जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है उसके एक्सिस के पैरेलल, उसके एक्सिस के अलोंग जब मैग्नीफिकेशन वहाँ पे होता है तो वहाँ पे यूज करते हैं एक्सियल मैग्नीफिकेशन। तो एक्सियल मैग्नीफिकेशन के लिए आपको बताया था, जब मिरर में क्वेश्चन करा रहा था, बताया था कि जो डायमेंशन होना चाहिए अपने आप में क्या होना चाहिए, गिवन डायमेंशन से u v इन सब से क्या होना चाहिए, बहुत नेग्लिजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो नेग्लिजिबल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंटिन्यू dv/du, ये सब यूज करते हैं टर्म, समझना ध्यान से। तो अब हम लोग यूज करेंगे कौन सा फार्मूला निकालने, सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सियल मैग्नीफिकेशन। तो एक्सियल मैग्नीफिकेशन निकालने जा रहा हूँ। तो अब देखो कैसे आ रहा है। तो एक्सियल मैग्नीफिकेशन के लिए मतलब हमको निकालना है dv/du, ये ध्यान देना, क्या निकालना है, एक्सियल मैग्नीफिकेशन के लिए dv/du निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जब एक्सियल मैग्नीफिकेशन पूछा जाए पूरे फिजिक्स में तो आपको बताना है dv/du। ऐसे मैं मिरर फार्मूले में भी सॉल्व करके निकाल रहा था, वहाँ से अगर एक्सियल मैग्नीफिकेशन निकालना तो dv/dv निकाल। अच्छा, dv/du कैसे निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट कर दो। मुझे ये तो मालूम है अगर dv/du निकालना है, यही एक्सियल मैग्नीफिकेशन है, और ये कैसे आएगा, तो यहाँ से पता तो चल ही रहा है, डी लगा है, इसका मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट, v और u क्या वेरिएबल है, तो म्यू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कांस्टेंट है, तो v का डिफ्रेंशिएशन करो, v के रिस्पेक्ट में क्या आएगा बोलो, समझना ध्यान से, क्या आएगा, इसका ये ऊपर जाएगा, जैसे ऐसे समझना ध्यान से, 1/v है, ऊपर जाएगा तो क्या है, v की पावर 1 बनेगा। तो डिफ्रेंशिएशन में पावर कोएफिशिएंट में पावर में एक माइनस, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो ऐसे ही बनेगा। तो इसी को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या है, माइनस बनेगा 1/v², सही है।
और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है μ2 है, यहाँ पे क्या है μ2, और इसको जिसका इसी के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, या तो आप किसी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करो, u के रिस्पेक्ट में करो या v के रिस्पेक्ट में, किसी के करो तो रिजल्ट आएगा वही। तो आप मैं इसीलिए इसको मिनिमाइज करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ v को किया डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आएगा -1/v² आ गया। ओके, और इसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे इसमें करो तो यहाँ पे क्या है माइनस, और माइनस ऑलरेडी आए और फॉर्मूले में आएगा सॉल्व करने पर, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया μ1, यहाँ पे du/u का स्क्वायर होगा। अब मुझे इधर बताओ राइट साइड में क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, स्वाहा, कांस्टेंट है बेटा, 0 होना पड़ेगा, कांस्टेंट पूरा कांस्टेंट है। ओके, चलो यहाँ से मेरा मकसद है किसका वैल्यू निकालना बेटा, dv/du। चलो सॉल्व करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं, इसको राइट साइड में लेके जा रहा हूँ, तो राइट साइड में लेके जाओगे या इसी को राइट साइड में लेके जाओ, तो μ1 ऐसा करते हैं, इसको लेके जा रहा हूँ तो ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, और माइनस माइनस गया काम से, तो बन गया अपना μ2/v का स्क्वायर इंटू dv इक्वल टू आ गया μ1/u² इंटू du। चेक करो इतना आएगा कि नहीं, मुझे कहने का ना dv/du, तो dv/du यही है अपना एक्सियल मैग्निफिकेशन। ये इधर गया तो बना μ1/μ2 तो आ ही रहा है, इंटू आ गया बेटा v/u का होल स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यही है अपना कौन सा मैग्निफिकेशन, इसी को बोल दो एक्सियल मैग्निफिकेशन। एक्सियल मैग्निफिकेशन तो नॉर्मल मैग्निफिकेशन में v/u आता था, इसमें क्या करोगे v/u का स्क्वायर करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे कि आप वहाँ पे पढ़े थे मिरर वाले में, क्या पढ़े थे आप, मिरर वाले में क्या हो रहा था कि जो एक्सियल मैग्निफिकेशन है नॉर्मल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ पे उसको पैरेलल समझते हुए यहाँ पे स्क्वायर मत कर देना, बिकॉज यहाँ पे μ1 μ2 का स्क्वायर नहीं हो रहा है। ओके, सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। अगर स्टूडेंट को नहीं मालूम तो बहुत लोग स्टूडेंट क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर भी कर देंगे। तो देखो हम लोग रिजल्ट से सॉल्व करके आए और समझते हुए आए, अब इसे जब समझे रहोगे तो आप कभी पूछा जाएगा तो आप कभी भूलोगे नहीं, बिकॉज आप रिजल्ट डेरिवेशन अपने से किए हो। तो दो तीन रिजल्ट आ चुका है, एक अपना रिफ्रैक्शन का फार्मूला और दूसरा 2 मैग्निफिकेशन, एक्सियल और नॉर्मल मैग्निफिकेशन। सो मेरा मकसद इस वीडियो में था कि आपको रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस से फार्मूला को बताना, एक्सप्लेन करना, सो दैट कि आपको एक माइंड में रिटेन हो सके कि एक्सियल मैग्निफिकेशन, नॉर्मल मैग्निफिकेशन और रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस का फार्मूला क्या है। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो कंपटीशन की एग्जाम में है उसमें ज़रूर से ज़रूर आपको फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता रहता है। जेईई हो गया, एडवांस हो गया, नीट हो गया और सब स्टेट लेवल पे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, तामझाम ये सब क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ओके, सो क्रूशियल फार्मूला था, सो दैट कि मैं चाहा कि इस वीडियो में पूरा इस फार्मूले से रिलेटेड अवेयरनेस आपको देना, सो दैट कि आपको समझ सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वेट करते रहिए। ओके, तो सबको लेते हैं सलाम, राम राम और भैया अलविदा।